सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10th के कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो है प्रकाश का प्रकीर्णन और प्रकाश के प्रकीर्णन से क्या क्या घटनाएं होती हैं। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है। जब भी सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में उपस्थित धूलकण, याद रखिएगा, वायुमंडल में ढेर सारे धूलकण उपस्थित होते हैं। तो वायुमंडल में उपस्थित धूलकण गैसों के अणु या परमाणु, जैसे में हम कह सकते हैं धूलकण जैसे गैसों के अणु या परमाणु। गैसों के अणु या परमाणु या तो धूलकण क्या करता है, प्रकाश को अवशोषित कर उन्हें चारों दिशाओं में फैला देते हैं। प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और उन्हें चारों दिशाओं में फैला देते हैं। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। यानी कि सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में जो छोटे छोटे धूल के कण हैं वो प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और उन्हें चारों दिशाओं में फैला देते हैं। इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। एक यहाँ डायग्राम है, इस डायग्राम से आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन इस तरह से प्रकाश आपतित होता है। कोई भी धूलकण, ये मेरा धूलकण, कोई भी धूलकण, इस धूलकण पर जैसे ही प्रकाश पड़ता है तो देखिए इस तरह से चारों दिशाओं में वो फैल जाते हैं। प्रकाश चारों दिशाओं में फैल जाते हैं। तो इसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। यहाँ से आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इसी तरह से वो अंदर भी गया होगा, बाहर भी आ गया, चारों दिशाओं में वो फैल जाते हैं। चलिए उसके बाद आइए देखते हैं आगे क्या है। उसके बाद है मेरा टिंडल इफेक्ट। टिंडल प्रभाव क्या है, व्हाट इज टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट को सबसे पहले समझते हैं कि टिंडल प्रभाव क्या है, किसे कहते हैं और टिंडल प्रभाव कहाँ कहाँ देखा जा सकता है। तो टिंडल प्रभाव क्या है, पृथ्वी का वायुमंडल सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण है। पृथ्वी का जो वायुमंडल है, हवा है, वो सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण है। सूक्ष्म कण यानी छोटे छोटे कणों के एक विषमांगी मिश्रण है। याद रखिएगा, समांगी मिश्रण नहीं है, विषमांगी मिश्रण है। इन कणों में धुआं, जलकण, धूल तथा वायु के अणु होते हैं। जो इन कणों में धुआं होता है, जल होता है, धूल होता है और वायु के अणु होते हैं। जब कोई प्रकाश इनसे टकराता है, उन कणों से जब कोई प्रकाश टकराता है तो इसका मार्ग हमें दिखाई पड़ता है। तो इसका मार्ग क्या होता है, इसका रास्ता या तो मार्ग हमें दिखाई पड़ता है। इसी घटना को ही हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। टिंडल इफेक्ट कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना टिंडल प्रभाव कहलाता है। ये कोलाइडी कण या कोलाइडी कण क्या होता है, ये कक्षा 9 में आप अच्छी तरीके से आप पढ़े होंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से है कि कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन की घटना टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव उत्पन्न करता है। इसी घटना को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। तो आइए देखते हैं कि टिंडल इफेक्ट के उदाहरण क्या क्या हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि टिंडल इफेक्ट के उदाहरण क्या हैं। उदाहरण, जब कोई धुएं से भरे कमरे में किसी सूक्ष्म छिद्र से कोई पतला प्रकाश किरण गुजारा जाता है तो प्रकाश किरण हमें दिखाई देता है। जब भी कोई धुआं भरा है तो धूल कण से भरा कोई कमरा होता है, उसमें जब भी हम एक छोटी सी छिद्र से प्रकाश किरण को गुजारते हैं तो आप देखे होंगे कहीं कि उसमें से प्रकाश की जिस रास्ते से जा रहा है वो रास्ता हमें प्रॉपरली दिखाई देता है। तो उसी को कहते हैं टिंडल इफेक्ट। या तो इससे आप आपके घर में अगर आजमाना चाहते हैं तो एक लेज़र लाइट और पानी के घोल और इसमें से ज़रा सा दूध या तो आटे मिला करके आप इसको आजमा कर देख सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही कांच के गिलास में हम प्रकाश को पार करेंगे। आइए डायग्राम से इसको हम समझा देते हैं। मान लेते हैं कि कोई एक गिलास है
इस गिलास में वाटर है, पानी है, और इस पानी में हम थोड़ा सा हम दूध मिला दिए हैं। मतलब ये जो है दूध तथा पानी का मिश्रण है, दूध तथा पानी का ये मिश्रण है। इसमें जैसे ही हम कोई प्रकाश इस तरह से गुजारते हैं तो आप देखिएगा, जब नॉर्मल वाटर रहेगा तो उसमें से पानी में या गिलास में प्रकाश नहीं दिखेगा, ये रास्ता आपको ये नहीं दिखेगा, लाइट नहीं दिखेगा, और इधर तो निकलेगा ही। लेकिन अगर दूध या पानी अगर मिलाया जाए तो इसमें से ये रास्ता बहुत अच्छी तरीके से दिखाई देगा कि किस रास्ते से हमें प्रकाश ये जा रहा है। तो इसी इफेक्ट को टिंडल इफेक्ट कहते हैं। इसका उदाहरण देखो यहाँ हुआ। आइए उसके बाद देखते हैं आगे क्वेश्चंस क्या हैं। आगे क्वेश्चंस हैं कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है जबकि अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला की अपेक्षा काला दिखाई देता है, ऐसा क्यों है। तो ये बहुत ही एक अच्छी VVI क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हम मार देते हैं VVI, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है, ये हम बहुत दिनों से देखते आ रहे हैं, नीला होता है। और जब कोई अंतरिक्ष यात्री आकाश को देखता है अंतरिक्ष में जा कर के, तो वो नीला नहीं दिखाई देता है बल्कि वो काला दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है। हम यहाँ क्वेश्चन लिख दिए हैं, ये क्वेश्चन को आप रीड कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसको देखते हैं। तो ऐसा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। वायुमंडल में अत्यंत सूक्ष्म कण विद्यमान हैं। वायुमंडल में अत्यंत सूक्ष्म कण विद्यमान हैं। ये सूक्ष्म कण प्रकाश के नीले रंग का प्रकीर्णन करते हैं। ये जो छोटे छोटे सूक्ष्म कण होते हैं, ये प्रकाश के नीले रंग, ये सूक्ष्म कण प्रकाश के नीले रंग का प्रकीर्णन करते हैं। प्रकीर्णन नीला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है, फलतः आकाश नीला दिखाई देता है। तो आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। यह अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है जबकि क्योंकि वहाँ वायुमंडल नहीं होता है, वहाँ कोई हवा नहीं होता है, और न ही प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। जब प्रकाश का प्रकीर्णन ही नहीं होगा तो वो नीला नहीं बल्कि काला दिखाई देगा, इसलिए वो काला दिखाई देता है, इसलिए आकाश काला दिखाई देता है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं आगे क्वेश्चंस क्या हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है। सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है। या आप तो हम लोग तो डेली यूज में इसको देखते हैं कि सूर्य जब उगता है उस समय सूर्य का जो रंग होता है वो हल्का सा लाल रंग का होता है, रक्त टाइप का होता है। तो ऐसा क्यों होता है। तो सूर्योदय अथवा सूर्यास्त, तो देखो ये सूर्योदय में नहीं बल्कि सूर्यास्त जब होता है, सूर्य जब डूबने लगता है उस समय भी हमें इस तरह की दिखाई देती है, सूर्य लाल रंग की हल्का सा दिखाई देता है। सूर्योदय अथवा सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज पर होता है। सूर्य कहाँ होता है, क्षितिज पर होता है, इसको आप याद रखिएगा। सूर्यास्त अथवा सूर्योदय के समय सूर्य क्षितिज पर होता है। उस स्थिति में सूर्य की किरणें पहले पृथ्वी के वायुमंडल में वायु की मोटी परतों से गुजरती है। उस स्थिति में क्या होता है कि सूरज की जो प्रकाश की किरणें हैं पहले पृथ्वी के वायुमंडल में वायु की मोटी परतों से होकर गुजरती है, वायु की मोटी परतों से होकर गुजरती है, उसके पश्चात हमारी आँखों तक पहुँचती है। कम तरंग दैर्घ्य के प्रकाश के अधिकतर भाग का वायुमंडल के कणों द्वारा प्रकीर्ण हो जाता है। इस प्रकार केवल लंबी प्रकाश किरणें लाल हमारे नेत्र में प्रवेश कर पाती है और हमें सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है।
तो इसे आप यहाँ से अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि सूर्यास्त या तो सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ या तो जरा लाल टाइप क्यों दिखता है। तो इसको आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। क्या होता है कि जब भी कोई चीज़ अगर लाल हो, देखो प्रकाश जो होता है वो 7 रंग से ही बना होता है। तो वहाँ जब प्रकीर्णन हो जाता है तो नीला रंग जो है उधर ही रास्ते में ही प्रकीर्णन हो जाता है अथवा दिखाई नहीं देता है, लेकिन लाल रंग जो है वो हम बहुत दूर से ही देख सकते हैं, इसलिए हमें वो प्रकाश लाल रंग वाला ही दिखाई देता है। बाद बाकी जितना भी रंग है वो उधर ही प्रकीर्णन हो जाते हैं। आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है कि खतरे का संकेत लाल रंग का ही क्यों होता है। खतरे का संकेत लाल रंग का क्यों होता है। इसका कोई रीजन तो जरूर होगा साइंटिफिक। तो खतरे का संकेत का प्रकाश लाल रंग का होता है। आप देखते होंगे जितना भी ट्रैफिक है, रेलवे प्लेटफॉर्म है, हर जगह खतरा का जो सिंबल होता है, संकेत होता है, वो लाल रंग का ही होता है। तो खतरे का संकेत का प्रकाश लाल रंग का होता है। लाल रंग कोहरे या धुएं से सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है। लाल रंग क्या होता है कि कोहरे हो या तो धुआं हो, लाल रंग कोहरे या धुएं से सबसे कम प्रकीर्णन होता है, इसलिए यह दूर से देखने पर भी दिखाई देता है। सबसे कम प्रकीर्णन होता है लाल रंग, इसलिए यह दूर से ही दिखाई देता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप लिख सकते हैं। उसके बाद आगे हैं अगला क्वेश्चन, आप इसको लिखते जाइएगा। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। अब आगे जब एक बार क्वेश्चन हम वीडियो डालते हैं इसको कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तारे टिमटिमाते हैं लेकिन ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, प्रश्न है कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, इसका रीज़न क्या है, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि तारों की अपेक्षा ग्रह पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक होते हैं। आप ये इसको याद रख सकते हैं कि तारा जो होता है वो बहुत दूर में होता है, लेकिन कोई भी ग्रह जो होता है वो बहुत ही नज़दीक होता है, पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक होते हैं, इसलिए उसे प्रकाश का बड़ा स्रोत माना जाता है। इसलिए उसे प्रकाश का बड़ा स्रोत माना जाता है इसलिए उससे प्रकाश का बड़ा स्रोत माना जाता है। यदि ग्रह की परिक्रमा यदि ग्रह की प्रकाश के बिंदु स्रोत का संग्रह माने तो प्रत्येक स्रोत द्वारा हमारी आँखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसत मान 0 होता है, जिस कारण ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। तो इसको आप अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। ये ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं कि तारों की अपेक्षा ग्रह जो हैं वो पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक होते हैं, इसलिए उसे प्रकाश का बड़ा स्रोत माना जाता है। यदि ग्रह की प्रकाश के बिंदु स्रोतों का संग्रह माने तो प्रत्येक स्रोतों द्वारा हमारे आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसत का मान 0 होगा, जिस कारण ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। बादल सफ़ेद क्यों होते हैं। बादल सफ़ेद क्यों होते हैं। बादल सफ़ेद क्यों होते हैं। तो बादल सूक्ष्म पानी की बूंदों से बने होते हैं। बादल किससे बने होते हैं, सूक्ष्म पानी की बूंदों से बने होते हैं। ये सूक्ष्म बूंदों का आकार दृश्य किरणों की तरंगदैर्घ्य की सीमा से अधिक होती है। दृश्य किरणों की तरंगदैर्घ्य की सीमा से अधिक होती है, इसलिए जब श्वेत प्रकाश इन किरणों से टकराता है तो सभी दिशाओं में परिवर्तन या प्रकीर्णन हो जाता है। क्या होता है, जब श्वेत प्रकाश उस जल की बूंदों से टकराता है तो वो सभी दिशाओं में परिवर्तन या प्रकीर्णन हो जाते हैं, क्योंकि श्वेत प्रकाश का सभी रंग परिवर्तित या प्रकीर्णन अधिकतम समान रूप से होते हैं। इसलिए
हमें श्वेत रंग ही दिखाई देते हैं। इसलिए हमें श्वेत रंग ही दिखाई देते हैं। बादल सूक्ष्म पानी की बूंदों से बने होते हैं। पानी की बूंदों से बने होते हैं। बादल सूक्ष्म पानी की बूंदों से बने होते हैं। ये सूक्ष्म तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।